नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे उन कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, कोमल जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, सनी जी, प्रियांशी जी, पूनम जी, अमित जी, रवि जी। उसके अलावा और जो भी दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना शायद भूल गई हूँ, तो वो दोस्त अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसे प्रेमी जोड़े की है जो एक दूसरे से कॉलेज के वक्त से प्यार किया करते थे और ये दोनों रहने वाले एक ही शहर के थे, लेकिन इनकी किस्मत या फिर भगवान की मर्जी, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। वो दोनों जब तक उस एक शहर में थे तब तक वो दोनों एक दूसरे को ना तो जानते थे और ना ही कभी एक दूसरे से गलती से भी कहीं पर टकराए हों। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इनकी किस्मत शायद इनके लिए कुछ और ही लिखना चाहती थी। ये दोनों जहाँ पर मतलब जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वो भी एक ही शहर था, एक ही कॉलेज, एक ही क्लास, एक ही सब्जेक्ट और एक ही टीचर। अब ये दोनों मिले और दोनों में बातें शुरू हुई। धीरे धीरे दोस्ती, और वही दोस्ती कुछ समय बाद मतलब एक दूसरे को अच्छे से जानने के बाद एक गहरे प्यार में बदल गई। और इन दोनों के प्यार के खिलाफ कभी कोई नहीं आता, क्योंकि ये दोनों कास्ट से, धर्म से, हर तरह से एक थे। यहाँ तक कि दोनों का फैमिली स्टेटस भी ऑलमोस्ट एक ही था। तो ये बात दोनों को अच्छे से पता थी कि ये दोनों जब भी अपने परिवार में आपस में एक दूसरे के बारे में अगर बात या जिक्र करेंगे तो इनके परिवार वाले इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं करेंगे। दोनों ने अपना अपना ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया और ये उसके बाद रिजल्ट आने के लिए अपने शहर में आए हुए थे। अब यहाँ पर इन दोनों को मिलना था। ऐसा इन दोनों की ज़िंदगी में आज तक पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों में से कोई भी इससे पहले किसी और रिलेशन में नहीं था। इन दोनों के लिए ये रिश्ता बिल्कुल नया था। तो ऐसे में जब कोई प्रेमी जोड़ा अकेला और कुछ ऐसी जगह ढूंढ कर बैठना चाहता है, ऐसे ही अब इन दोनों की खोज थी। इन दोनों को अपने शहर के बारे में सब कुछ पता था, बस ऐसी ऐसी जगहों को छोड़कर। दोनों अब उस जगह के बारे में पता करके वहाँ पर पहुँचे। वो एक गार्डन था, बहुत ही खूबसूरत गार्डन, और वहाँ पर जगह जगह हर पेड़ के नीचे, किसी पेड़ के पीछे और कहीं एक छोटा सा जो तालाब जैसा उस गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था, उसके आसपास सब ऐसे प्रेमी जोड़े बैठे हुए थे। और उस गार्डन में एक चीज़ थी, गार्डन में एंट्री के लिए तो जो पैसे लगते थे वो लगते ही थे। उसके अलावा आप जिस अनुसार अपने बैठने की जगह चुनेंगे उसके अनुसार भी आपको पैसे पे करने पड़ते थे। अब उस जगह पर पहुंचने के बाद रिया और उसके बॉयफ्रेंड संजय ने वो जगह तय की जो कि तालाब के ठीक सामने एक सुंदर सा बेंच बना हुआ था, जो सीमेंटेड बेंच था। उसके ऊपर बैठने के चार्जेस दोनों ने पे किए। उस गार्डन में जो दादाजी वहाँ देखभाल करते थे
वही ये सारे पैसे कलेक्ट किया करते थे। उन्होंने जगह के मुताबिक बैठने के लिए पैसे ले तो लिए, लेकिन पैसे लेने के तुरंत बाद संजय और रिया दोनों को आवाज़ लगाकर वापस से अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर उन्होंने उन दोनों को एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लोग उस तालाब के पास बैठने तो जा रहे हो, लेकिन याद रखना किसी भी हालत में सूर्य अस्त होने से पहले पहले तुम दोनों वहाँ से हट जाना। और इतना कहकर वो अपने छोटे से कमरे के अंदर चले गए। ये दोनों काफ़ी लंबे समय के बाद आज मिल रहे थे, जिसके वजह से दोनों की बातें मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। और देखते ही देखते सूरज कब ढल गया इन दोनों को पता ही नहीं चला। तब तक रिया की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसके वजह से पूरा का पूरा यहाँ का माहौल अभी थोड़ी देर में हिलने वाला था। रिया तालाब की ही तरफ नज़रें करके बैठी हुई थी और दोनों बातें कर रहे थे। तब तक अचानक रिया ने देखा तालाब में से लगभग 10-12 फीट लंबे लंबे काले काले अजीब से आकृति वाले कुछ क्रीचर्स, जिनको आप और हम आम बोलचाल की भाषा में आत्माएं भी कहते हैं, वो निकलते हुए अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उस गार्डन में बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर रिया ने पहले तो अपनी आंखों को 3-4 बार रब करके देखा कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही, या ये कहीं उसका कोई वहम तो नहीं है। अब जबकि वो 3-4 बार से ज़्यादा अपनी आंखों को रगड़कर साफ साफ देखने की कोशिश कर चुकी थी। सूरज तो ढल चुका था, लेकिन तुरंत अंधेरा हो जाए ऐसा नहीं था। अब रिया इस बात के लिए श्योर थी कि ये जो उसे उसकी आंखों के सामने दिख रहा है, ये कुछ और नहीं, ये सच में है। अब ये देखते ही रिया इतनी जोर से चीखने लगी कि सबका ध्यान रिया की तरफ आ गया। रिया से उसके बॉयफ्रेंड संजय ने और बहुत सारे लोगों ने ये पूछने की कोशिश की कि रिया को क्या दिख रहा है। तब तक वो जो काले काले भयानक साए थे, वो संजय और रिया के पास आ चुके थे। वो दोनों अब उस बेंच से उठकर भागना चाहते थे, दौड़कर कहीं और दूर जाना चाहते थे, लेकिन उनकी हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि वो दोनों चाह कर भी उस बेंच से खुद को हिला तक नहीं पा रहे थे। दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और अब उन दोनों की हालत जैसी थी, उन दोनों के चीख पुकार से गार्डन में जितने भी जोड़े बैठे हुए थे, वो सारे प्रेमी जोड़े अब उनकी मदद के लिए उनसे थोड़ी दूर पर आकर खड़े तो हो चुके थे, लेकिन जो दृश्य उन सबको सामने दिख रहा था, उस दृश्य को देखकर कोई आगे बढ़े और उनकी मदद करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसके बाद तुरंत ही उसमें से 2 प्रेमी जोड़ा आगे बढ़कर आया और उन दोनों ने संजय और रिया की मदद की। संजय और रिया तो उनके चंगुल से छूट गए, लेकिन वो दोनों प्रेमी जोड़ा अब उनके चंगुल में फंस चुका था। वो दोनों वहाँ अब ऐसे खड़े थे मानो जैसे उन सब के पैर जम चुके हों। इतने में रिया और संजय दोनों भागकर उन्हीं गार्डन वाले दादाजी के पास पहुँचे। उन्होंने साफ साफ पहले तो गुस्सा करते हुए कहा, तुम दोनों को मैंने साफ साफ मना किया था, चाहे जो भी हो जाए, सूर्य अस्त के वक्त तुम में से कोई वहाँ नहीं रहेगा। देखो तुम लोगों ने अपनी गलती से ये क्या कर दिया है। और काफ़ी कुछ उन्होंने बहुत सारा गुस्सा निकाला, लेकिन बच्चों को ऐसे तो कोई नहीं छोड़ सकता। इसलिए अब वो अपने कमरे में वापस गए और थोड़ी ही देर में अपने हाथ में कुछ मुट्ठी में बंद किए हुए बाहर लेकर भागते भागते आए, जितनी उनकी स्पीड थी उस हिसाब से। और वो तुरंत ही
उस तालाब के पास पहुंच गए। उन्होंने उसी आकृति पे वो हाथ में जो भभूत जैसी चीज़ पकड़ कर रखी थी वो उन पर दे मारी, और इसके बाद वो भयानक आकृति जो कि 8 फीट लंबी थी, जिसकी आंखें लाल सुर्ख लाल, मानो जैसे अभी उनमें से खून टपक जाए। उनके चेहरे ऐसे थे जिस चेहरे को अगर कोई एक बार गलती से भी देख ले तो पूरी जिंदगी के लिए उसके मन में वो चेहरा बस जाता, प्यार से नहीं, डर से। अब उस आकृति पर ये भभूत मारते ही अचानक वो लग रहा था जैसे उनके अंदर किसी ने आग जला दी हो। वो ऐसे छटपटा रहे थे और धीरे से वो छोटे और छोटे और छोटे होते चले गए, और उसके बाद वो रेंगने वाले कीड़ों की तरह बनकर वापस से उसी तालाब में चले गए। अब वो जो जोड़ा मदद करने के लिए आया और फंस गया, वो दोनों प्रेमी जोड़े चुपचाप वहां से अपने अपने घर के लिए जा चुके थे। अब पूरा का पूरा वो गार्डन खाली हो चुका था। वहां बचे थे सिर्फ और सिर्फ 3 लोग। वो गार्डन के देख रेख करने वाले बूढ़े दादाजी, रिया और संजय। रिया और संजय ने अब इस बारे में जानने के लिए दादाजी पर जोर डालना शुरू किया। उनके काफ़ी जोर डालने के बाद दादाजी ने बताया, बेटा, एक समय पर यहाँ कोई गार्डन नहीं था। ये जगह जंगल में आती थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे शहर बढ़ता चला गया, इन लोगों ने जंगल को काट कर हर एक चीज़ बनाई, हर एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो है तो इंसान ही। वो हर चीज़, हर वक्त और हर जगह को ठीक कर दे, ऐसा इंसान नहीं कर सकता। और इस जगह को उन लोगों ने पहले तो एक सोसाइटी बनाने के लिए चुना था, लेकिन जब ये सारी चीज़ें उनके सामने आई तब उन्होंने वो प्रोग्राम यहाँ पर करने का नहीं सोचा, लेकिन यहाँ पर एक गार्डन बना दिया जिनसे उनकी कमाई होती रहे। और ये तालाब आज से नहीं, लगभग 100 साल पुराना है। इसमें ना जाने कितने लोग डूब कर मरे हैं, प्रेमी जोड़े डूब कर मरे हैं। उसके अलावा यहाँ तो जब जंगल था तो कितने लोगों को लोग मार कर यहाँ डाल दिया करते थे। ये तालाब उस वक्त से ही इतना ज़्यादा हॉन्टेड है कि इसको ठीक करवाने की इन लोगों ने जितनी भी कोशिश की सब विफल हो गई। हाँ, बस ये इतना ही कर पाए कि पहले इस तालाब के आसपास कोई दिन में भी आता था तो भी जिंदा यहाँ से नहीं जाता था, और इन लोगों ने अब इस तालाब के लिए बस इतना ही कर दिया कि दिन के वक्त यहाँ की आत्माएं किसी को भी आसपास भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वो सूर्य अस्त होने के बाद ही निकलती हैं, और उनका भी अब एक घेरा बांध दिया गया है। तो जो भी इस तालाब के इतनी दूर के घेरे में रहेगा, ये उन्हीं को नुकसान पहुंचाती हैं, या फिर माया और छल से लोगों को अपने पास बुलाती हैं। इस तालाब ने अभी भी बलि लेना बंद नहीं किया है। लोग अब यहाँ खुद नहीं मरते, लेकिन मरते तो अब भी हैं। अब जबकि सारी बातें रिया और संजय जान चुके थे, तब अब उन्हें चिंता हो रही थी उन 2 जोड़ों की, जिन्होंने उनकी मदद में आगे आकर उन दोनों को बचाया था। अब इन्हें किसी भी तरह से उन दोनों जोड़ों का घर पता करना था, क्योंकि बाबा ने ये एक बात और बताई थी कि जो भी आज तक इनके नज़र में आया वो कभी भी किसी भी हालत में ज़िंदा नहीं बचा। मैंने अभी के लिए तो उन सबको पानी में ज़रूर भेज दिया, लेकिन उन बच्चों के ऊपर से मुसीबत अभी तक टली नहीं है। उसके बाद संजय और रिया दोनों इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्होंने उधर के आस पास के सारे घरों में
पता करना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्हें एक पहला जोड़ा पता चला जिसमें से लड़की की मौत हो चुकी थी और लड़का वो भी अपने मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी जैसे लग रहा था वो सालों से बीमार हो। उसके शरीर का सारा खून खत्म हो गया। उसके आंखों के नीचे भयानक काले घेरे आ गए। आंखें मरने से पहले ही इतनी लाल दिख रही थी जैसे सच में आंखों से आंसू की जगह खून आने वाला है। अब ये देखकर उन दोनों को ये रियलाइज़ हुआ कि इन दोनों ने वो मौत अपने ऊपर ले ली जो शायद हमारे नाम की थी। अब इन्होंने बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की कि ये एक और जोड़े के बारे में पता करें, लेकिन इन्होंने पता किया, लेकिन पता करते करते लगभग 1 महीना बीत चुका था और इस 1 महीने में उन्हें जब उस लड़का लड़की के बारे में पता चला तो वो भी मर चुके थे। अब इतनी सारी चीज़ें इन दोनों की आंखों के सामने हो चुकी थी कि इनके दिमाग पर भी अब उन चीज़ों का असर दिखने लगा। लड़की को ये डर हो चुका था कि क्या पता उनके बाद शायद अब हमारी बारी भी आ सकती है। और संजय ने भी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया क्योंकि संजय ने 4 ऐसी भयानक मौतें सुनी थीं और कुछ देखी थीं कि अब संजय भी इन चीज़ों को लेकर डर चुका था। आखिरकार उन लोगों ने एक बाबा की मदद ली अपने परिवार वालों को सच सच बताकर। परिवार वालों ने भी इस चीज़ में बच्चों का पूरा पूरा साथ दिया और बाबा के पास जाने के बाद बाबा ने इन दोनों के लिए यही बताया कि हाँ, सच में वहाँ तुम दोनों के ही ऊपर संकट आने वाला था, लेकिन वो दोनों प्रेमी जोड़े तुम लोगों के लिए फरिश्तों की तरह वहाँ आए और उन्होंने तुम्हारे मौत को अपने गले लगा लिया। ये बात सुनने के बाद उन दोनों को अभी तक जो महसूस हो रहा था वो गिल्ट, वो डर और ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन बाबा जी ने ये भी बताया कि तुम दोनों जो सुरक्षित हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पितरों की दया की वजह से हो और इसमें खास तौर पर लड़का मतलब संजय के घर के पितरों का हाथ था। उसके बाद बाबा जी ने फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए दोनों के हाथ में एक एक तावीज़ बांध दिया और 1.25 महीने तक उस तावीज़ को अपने आप से 1 सेकंड के लिए भी अलग ना करने की सलाह दी। उसके बाद इन दोनों के घर में अब दोनों के बारे में पता चल ही चुका था, तो घर वालों ने मिलजुल कर दोनों के शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त देखा जो कि 6 महीने के बाद का था। 1.25 महीने भी देखते देखते दोनों के बीत चुके थे। उसके बाद वापस से एक बार और रिया और संजय उन्हीं बाबा के पास पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने पर बाबा ने कहा, अब तुम दोनों जैसे चाहो वैसे रह सकते हो और तुम पर अब किसी तरह का कोई खतरा बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद 6 महीने के अंदर ही उन दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन आज भी वो दोनों उस गार्डन की तरफ कभी गलती से भी रुख नहीं करते। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई सच्चा एक्सपीरियंस है तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपकी उस कहानी, उस सच्चे एक्सपीरियंस को मेरी आवाज़ में हमारे बाकी के दोस्तों तक पहुंचाएंगे। ऐसा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आपकी वो कहानी हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा।
वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।